स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है आगामी परीक्षाओं में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग कुछ वीडियो से लगातार मनोविकार संबंधी क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे चिंता यानी एंजाइटी को, जो कि एक मनोवैज्ञानिक रोग होता है जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवेगों के कारण उत्पन्न होता है। इसमें व्यक्ति जो होता है वह भविष्य में होने या न होने वाली स्थितियों की कल्पना करने के साथ साथ हमेशा तनाव में रहता है। ठीक है, एंजाइटी जो होता है वो एक भविष्य में होने या ना होने वाली स्थितियों की कल्पना करने के कारण ये उत्पन्न होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक रोग होता है जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवेगों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया डिफिनेशन। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे चिंता के कारण की तरफ। तो पहला जो होता है वो अनुवांशिक कारण, जिसे हम लोग जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट जो स्टेज होता है उसमें 50% संभावना होती है, साथ ही मोनोजाइगोटिक में 80% संभावना इसका कारण होती है। साथ ही जैव रासायनिक कारण, जिसे हम लोग बायोकेमिकल फैक्टर बोलते हैं, जिसमें गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के कारण इसमें अनियमितता होने के कारण भी ये उत्पन्न होती है। साथ ही साइकोडायनेमिक थ्योरी का अगर माने तो उसमें आत्मा की दमनात्मक प्रक्रिया के असफल होने के कारण भी ये उत्पन्न होती है। साथ ही कॉन्जेनाइटिव थ्योरी का अगर माने तो नकारात्मक व अकारण सोच के कारण लोगों के अंदर चिंता उत्पन्न होती है। ठीक है, चिंता का जो कारण है वो मेनली 4 माना गया है। पहला अनुवांशिक कारण, दूसरा जैव रासायनिक कारण और तीसरा जो है साइकोडायनेमिक थ्योरी अवधारणा के अगर माने तो उसमें दमनात्मक प्रक्रिया अगर आत्मा द्वारा हो रहा है तो उसी में असफल होने से ये उत्पन्न होती है। साथ ही कॉन्जेनाइटिव थ्योरी का माने तो उसमें निगेटिव व अकारण सोच उत्पन्न होने के कारण चिंता जो है उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चिंता के प्रकार यानी टाइप ऑफ एंजाइटी की तरफ। तो पहला कम चिंता यानी मिल्ड एंजाइटी, दूसरा जो होता है वो अधिक चिंता यानी मॉडरेट एंजाइटी, साथ ही अत्यधिक चिंता जिसे हम लोग सेवरल एंजाइटी बोलते हैं, और साथ ही चौथा जो होता है इसका प्रकार उसमें सर्वाधिक चिंता यानी पैनिक एंजाइटी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चिंता के जो प्रकार होते हैं उसमें कम चिंता, अधिक चिंता, अत्यधिक चिंता और सर्वाधिक चिंता शामिल होती है। अगला है चिंता के लक्षण यानी सिम्टम ऑफ एंजाइटी। तो पहला छाती में दर्द वगैरह होता है, साथ ही निगलने में कठिनाई, मूत्र की मात्रा बढ़ना, असमान हृदय गति, मलावरोधक, साथ ही पसीना आना, धुंधला दिखाई देना, अनिद्रा और कपी कपी होना इसमें शामिल होता है। ठीक है, चिंता के जो लक्षण होते हैं उसमें छाती में दर्द होना, जलन वगैरह होना, साथ ही निगलने में कठिनाई, मूत्र की मात्रा बढ़ना, असमान हृदय गति परिवर्तन, साथ ही मलावरोधक यानी मल जो होता है वो रुक जाता है, साथ ही पसीना आना, धुंधला दिखाई देना, अनिद्रा यानी नींद नहीं आना, साथ ही कपकपी होना स्टार्ट होता है। अगला है इसके उपचार यानी जो चिंता होता है उसके उपचार हम लोग क्या क्या करते हैं। तो इसे हम लोग मनोरोग रोधी औषधि हो जाता है जिसे हम लोग सीपीजेड वगैरह देते हैं, चाहे हेलोपेरिडोल देते हैं, साथ ही एंटी एंजाइटी ड्रग्स वगैरह भी दिया जाता है जिसमें डाइजीपाम इत्यादि दवा देते हैं। साथ ही इसमें मनोविश्लेषण, सम्मोहन तथा भाव विरेचन उपचार इसमें करते हैं। ठीक है, जो एंजाइटी होता है उसमें हम लोग मनोरोग रोधी औषधि, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, मनोविश्लेषण, सम्मोहन तथा भाव विरेचन उपचार करते हैं। अगला है इसके नर्सिंग प्रबंधन यानी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो पहला रोगी की जांच करते हैं, साथ ही मरीज के जैविक लक्षणों की भी जांच करना चाहिए, मरीज को स्वयं देखभाल के लिए प्रेरित करना चाहिए और मरीज की आत्महत्या की प्रवृत्तियों को बदलना चाहिए। साथ ही मरीज के अंदर सही सोच उत्पन्न करना चाहिए और मरीज के साथ आईपीआर स्थापित करना चाहिए। साथ ही मरीज को सोने का तरीका व्यवस्थित करना चाहिए और मरीज की जनन क्षमता को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग प्रबंधन में हम लोग रोगी की जांच करते हैं, साथ ही उसके जैविक लक्षणों की भी जांच करते हैं, साथ ही उसके देखभाल के लिए प्रेरित करना चाहिए स्वयं को और आत्महत्या की प्रवृत्ति को बदलने का या बदलना चाहिए। साथ ही उसके अंदर सही सोच उत्पन्न करना चाहिए और आईपीआर को स्थापित करना चाहिए। साथ ही मरीज का सोने का तरीका व्यवस्थित करना चाहिए और उसके जनन क्षमता को भी बनाए रखना चाहिए। आज का अगला क्वेश्चन है औषधि व्यसन। ठीक है, यानी ड्रग्स एडिक्शन। किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ का अगर हम लोग सेवन कर रहे हैं और उसके प्रति हम लोग आदी हो गए हैं तो उसी को हम लोग ड्रग एडिक्शन के नाम से जानते हैं। मादक पदार्थों में जैसे शराब, अफीम, भांग, हीरोइन, निकोटीन ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है वो एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति किसी ऐसे पदार्थ का सेवन करता है जिसको उसको मानसिक प्रसन्नता महसूस होती है। ठीक है, अगर उसको ना मिले तो वो दुखी या चिंता में हो जाता है।
साथ ही इसके बार बार सेवन करने का मन करता है और धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है, यानी एडिक्ट हो जाता है। साथ ही उसको ये पदार्थ नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति चिंताग्रस्त होने लगता है। जैसा कि मैंने बताया भी कि अगर ऐसे व्यक्ति को ना मिले ऐसा चीज़ तो वह व्यक्ति चिंताग्रस्त होने लगता है। ठीक है, अब आते हैं इसके लक्षण की तरफ। तो पहला, थकान, पसीना आना, भूख में कमी, व्यवहार में बदलाव, साथ ही आक्रमण, नियंत्रण खो देना, यकृत का बड़ा यानी लीवर का बड़ा होना, साथ ही अपच और उल्टियाँ इसमें शामिल होती है। जो ड्रग्स एडिक्शन होता है उसका सिम्टम जो होता है उसमें थकान, पसीना आना, भूख में कमी, व्यवहार में बदलाव, साथ ही आक्रामक, नियंत्रण खोना, यकृत का बड़ा होना और अपच, साथ ही उल्टियाँ इसमें शामिल होती है। अगला है इसके उपचार, ठीक है, यानी ट्रीटमेंट। ड्रग्स एडिक्शन के जो शिकार होते हैं उसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या क्या क्या करते हैं। पहला, मरीज का शारीरिक परीक्षण करना चाहिए, साथ ही मरीज को चिंता से मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए, मरीज को एल्कोहलिज्म की हानियों के बारे में बताना चाहिए, साथ ही उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करना चाहिए, साथ ही उसको डायरेटिक ड्रग्स देना चाहिए जैसे लैसिक्स वगैरह देते हैं जिसमें पेशाब का जो मात्रा है वो बढ़ जाए, साथ ही उसको नींद लाने के लिए फेनीबारबिटोल वगैरह दिया जाता है और अनिच्छा या अरुचि चिकित्सा यानी एवर्सन थेरेपी भी इसमें दिया जाता है। जो भी ड्रग्स एडिक्शन से पीड़ित मरीज होते हैं उसमें हम लोग उपचार के थ्रू मरीज का शारीरिक परीक्षण करते हैं, साथ ही इसमें चिंता से मुक्त वातावरण प्रदान करते हैं, साथ ही एल्कोहलिज्म की हानियों के बारे में बताते हैं या किसी भी प्रकार के जो व्यसन जनित चीज़ें हैं उसके हानियों के बारे में बताते हैं, साथ ही उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं और उसे डायरेटिक ड्रग्स देते हैं, साथ ही उसको नींद लाने के लिए दवा देते हैं और उसका एवर्सन थेरेपी भी इसमें किया जाता है। अगला है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अगला क्वेश्चन है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो ये एक रोग भ्रम विकार होता है जिसमें व्यक्ति जो होता है वह बिना किसी वास्तविक रोग कारक की उपस्थिति के बावजूद भी स्वयं को उस रोग से ग्रसित समझता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी को सर दर्द नहीं कर रहा है और वो बार बार बोल रहा है कि उसका सर जो है दर्द कर रहा है, तो उसी को हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियासिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो पहला, अनुवांशिक हो सकता है, दूसरा पारिवारिक वातावरण के कारण भी हो सकता है, साथ ही माता पिता द्वारा बच्चों की अत्यधिक देखभाल के कारण भी ये हो सकता है, यानी अत्यधिक लाड़ दुलार कर दिया जाए तब भी हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो सकता है, साथ ही बाल्यावस्था में अपनी भावनाएं व्यक्त न कर पाने की स्थिति के कारण भी ये होता है, साथ ही बाल्यावस्था में दुखद शारीरिक व लैंगिक अनुभव और मनोरोगात्मक रुग्णता का प्रभाव, साथ ही अल्कोहल व नशीले पदार्थों का सेवन, अति संवेदनशील या दर्द सहने की क्षमता कम होना, साथ ही तनावपूर्ण परिस्थितियों से तनाव दूर करने के लिए मनोरचना का प्रयोग कर बीमार हो जाना है, ये होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस का कारण। अगला है इसके लक्षण। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस के क्या क्या लक्षण होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला, एंजाइटी, दूसरा, निरंतर स्वयं की जांच करते रहना, साथ ही स्वयं निदान करना, साथ ही छोटे लक्षणों को बढ़ा चढ़ाकर गंभीर लक्षणों के रूप में प्रस्तुत करना, साथ ही चिकित्सक निदान पर अविश्वास करना, यानी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस पर जरा सा भी विश्वास नहीं करना, साथ ही रोगी की तरह व्यवहार कर कार्य क्षेत्र से अधिकांशतः अनुपस्थित रहना, साथ ही अवसाद, निदान हेतु बार बार चिकित्सक को बदलना, ये सब इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अगला है इसके नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला, रोगी की रोगावस्था व लक्षणों की जानकारी प्राप्त करना, साथ ही उसका पूरा हिस्ट्री लेना और रोगी में उत्पन्न नए लक्षणों की जानकारी चिकित्सक को देना, साथ ही रोगी की भावना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना और रोगी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, साथ ही रोगी की शारीरिक जांच में उसकी सहायता करना। सभी लक्षणों को हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो यह आवश्यक नहीं है, इसलिए ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। साथ ही रोगी की जांच ऐसे समय करें जब लक्षणों की तीव्रता सबसे अधिक हो और रोगी व उसके संबंधियों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि यह लक्षण व रोग गंभीर नहीं है। साथ ही रोगी को यह बात समझानी चाहिए कि वह लक्षणों की ओर ध्यान कम दे जिससे दैनिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ती जाए। तो ये कुछ हो गया नर्सिंग प्रबंधन, जिसमें रोगी की संपूर्ण हिस्ट्री के साथ साथ उसमें रोगावस्था और लक्षणों की जानकारी प्राप्त करते हैं, साथ ही नए लक्षणों की जानकारी चिकित्सक को देते हैं, उसको भावना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, साथ ही रोगी के बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसके शारीरिक जांच में उसकी सहायता करते हैं। साथ ही सभी लक्षण हाइपोकॉन्ड्रियासिस नहीं होते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। साथ ही अगर जब लक्षण तेज हो तो उस समय जांच करना ज़्यादा बेनिफिट होता है। साथ ही रोगी व उसके संबंधियों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि यह रोग जो है या यह जो लक्षण है वह गंभीर नहीं होता है। साथ ही रोगी को यह बात समझानी चाहिए कि लक्षणों की ओर ध्यान नहीं दें, साथ ही उससे दैनिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाए। साथ ही रोगी का सदा सक्रिय रहने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए तथा रोगी को निम्न चिकित्सा की सलाह देनी चाहिए, जैसे व्यायाम, विश्राम तकनीक, विचारों की परवाह रोकना और योगा। तो ये कुछ हो गए
नर्सिंग प्रबंधन या मैनेजमेंट। अगला है मदिरापान, जिसे हम लोग एल्कोहलिज्म बोलते हैं, जो ये एक प्रकार का एडिक्शन ही है, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो शराब का सेवन करने पर आश्रित हो जाता है या अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने लगता है या फिर शराब का आदी हो जाता है, जिसके कारण उसका सामाजिक तथा आर्थिक व व्यक्तिगत कार्य प्रणाली जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला है एल्कोहलिज्म के कारण यानी कॉजेज को। तो पहला जैविक कारण, जिसमें पारिवारिक इतिहास या रोगजनक व्यक्तित्व, साथ ही मनोशारीरिक विकार जो होते हैं वो एल्कोहलिज्म को बढ़ावा देते हैं। साथ ही कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी जो होते हैं वो एल्कोहलिज्म को बढ़ाने में मददगार होते हैं, जैसे अवसाद, आत्मविश्वास का अभाव या समाज विरोधी व्यक्तित्व या अपर्याप्तता की भावना, साथ ही कुंठा एल्कोहलिज्म को बढ़ावा देते हैं। साथ ही सामाजिक आर्थिक कारण, जिसे हम लोग सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं, जिसमें बेरोजगारी, अलगाव, व्यापार में हानि, सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक तनाव व दाम्पत्य जीवन की समस्या, ये सब शामिल होती है। तो ये कुछ हो गए एल्कोहलिज्म के कारण। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके लक्षण की तरफ। ठीक है, जो भी एल्कोहलिज्म है उसके क्लिनिकल लक्षण को अब हम लोग देखेंगे। तो इसमें शारीरिक व मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली बिगड़ जाता है, साथ ही व्यावसायिक व सामाजिक कार्य प्रणाली भी बिगड़ता है, साथ ही समाज विरोधी व उग्र व्यवहार आ जाता है, शराब से मनोग्रसित हो जाता है, यौन संबंधी दुष्क्रिया आती है, मानसिक बेचैनी, डर, घबराहट, अवसाद और आत्महत्या की विचार आती है। साथ ही इसमें स्वाभिमान की कमी आती है, भावनाओं को पहचानने, प्रकट करने व स्वीकार करने के अयोग्य हो जाते हैं और इसमें श्वसन व पाचन तंत्र में भी बदलाव आता है। तो ये कुछ हो गए क्लिनिकल लक्षण, जिसमें शारीरिक व मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली में बिगड़ाव, साथ ही व्यावसायिक व सामाजिक कार्य प्रणाली में बिगाड़, साथ ही समाज विरोधी व उग्र व्यवहार, शराब से मनोग्रस्त स्थिति, साथ ही यौन संबंधी दुष्क्रिया, मानसिक बेचैनी, डर, घबराहट, अवसाद और आत्महत्या का विचार, साथ ही स्वाभिमान की कमी, भावना को पहचानने, प्रकट करने व स्वीकार करने के अयोग्य होना और श्वसन व पाचन तंत्र में बदलाव इसमें शामिल होते हैं। अगला है मदिरापान के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। ठीक है, यानी एल्कोहलिज्म के कारण कौन कौन से इफेक्ट जो होते हैं वो हमारे शरीर में दिखाई प्रतीत होते हैं या ये प्रभाव अपना डालते हैं। तो पहला लीवर सिरोसिस होता है, साथ ही आमाशय का जठर शोथ, जिसे हम लोग गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, साथ ही पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, यानी पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होता है, साथ ही किर्शॉफ साइकोसिस होता है और एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, साथ ही ल्यूकोपीनिया, डेलिरियम, जॉन्डिस, एसोफेगाइटिस, साथ ही एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जो मदिरापान के कारण शरीर पे प्रभाव पड़ता है उसमें लीवर सिरोसिस, गैस्ट्राइटिस, पैनक्रियाइटिस, किर्शॉफ साइकोसिस, साथ ही एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ल्यूकोपीनिया, डेलिरियम, जॉन्डिस, इसोफेगाइटिस, साथ ही एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी इसमें शामिल होते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके उपचार की तरफ। ठीक है, यानी एल्कोहलिज्म से अगर संबंधित कोई मरीज है तो उसका हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहला फार्माकोथेरेपी देते हैं, साथ ही उसका काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप थेरेपी करते हैं और फैमिली थेरेपी इसमें दिया जाता है। ठीक है, जो भी एल्कोहलिज्म के मरीज होते हैं उसमें हम लोग फार्माकोथेरेपी, काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी और फैमिली थेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही इसमें अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट को। ठीक है, तो इसमें रोगी को शांत वातावरण प्रदान करना चाहिए, साथ ही रोगी को मद्यपान की हानियों के बारे में समझाना चाहिए, रोगी का शारीरिक परीक्षण करना चाहिए, रोगी को नियमित रूप से व समय पर दवा देना चाहिए, साथ ही दवा का प्रभाव का भी अवलोकन करते रहना चाहिए, साथ ही रोगी को पर्याप्त पोषण लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, रोगी को व्यक्तिगत साफ सफाई रखने प्रोत्साहित करना, साथ ही रोगी व उसके संबंधियों को मानसिक सहारा भी प्रदान करना इसमें आवश्यक होता है। तो ये कुछ हो गए नर्सिंग प्रबंधन, जिसमें रोगी को शांत वातावरण प्रदान करने के साथ साथ मद्यपान की यानी एल्कोहलिज्म की हानियाँ, साथ ही शारीरिक परीक्षण और नियमित रूप से वह समय पर दवा देना और दवा का प्रभाव का अवलोकन करना, साथ ही पर्याप्त पोषण लेने के लिए प्रोत्साहित करना, साफ सफाई रखने के लिए प्रोत्साहित करना और उसको मानसिक सहारा, साथ ही उसके संबंधियों को भी मानसिक सहारा प्रदान करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा इससे संबंधित आप कमेंट करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का, जो कि नर्सिंग ज्ञान कोर्स से संबंधित है, नर्सिंग से संबंधित है, उसका भी मैंने लिंक दे दिया है। आप लोग उसको टैप करके और हमारे जो नर्सिंग चैनल है टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।